हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ एक बेहद ही ज़्यादा खौफनाक कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी लिखी है राहुल श्रीवास्तव जी ने। अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे मेल एड्रेस पर अपनी स्टोरी बता सकते हो। और एक और बात दोस्तों, आप में से कई सारे लोग मेरी वीडियोस को देख तो लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और ये बात सही में बहुत ज़्यादा गलत है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो, वरना हो सकता है कि आज रात को आपके बेड के नीचे कोई और भी हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की तरफ। सर्दी की बरसात एक अजीब सा सुकून लेकर आती है। एक कैफे में बैठा अजय उस हल्की बरसात को देखते हुए कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहा था। कैफेटेरिया में लगी टीवी पर न्यूज़ लगी हुई थी और तभी एक न्यूज़ फ्लैश होती है। कल यानी 26/11/2014 को हम लोग 26/11 में शहीद हुए लोगों की स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम सुबह 11 बजे रखेंगे। ये सुनते ही अजय के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी हो उठी। पास ही खड़े वेटर को उसने बुलाया और बिल लाने को कहा। सर, पहले कॉफ़ी तो फिनिश कर रही है, फिर मैं ले आऊँगा। वेटर ने कॉफ़ी का मग लगभग भरा देखकर कहा, मुझे नहीं पीनी है, जो कहा वो करो। क्या हुआ सर, कॉफ़ी ख़राब है क्या? मैं दूसरी ले आता हूँ। अरे मुझे पीनी नहीं है यार, कहकर गुस्से में अजय ने 500 का एक नोट निकालकर कॉफ़ी के मग के नीचे दबाया और तेज़ी से निकल गया। 50 की कॉफ़ी की जगह 500 रुपये देख वेटर उसे पीछे से बुलाता रहा, लेकिन अजय ने कार स्टार्ट की और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। एक हफ्ते बाद अजय के पापा अशोक जी, अजय की मम्मी सुषमा जी और अजय खाने की टेबल पर थे। रोज की तरह एक चुप्पी फैली हुई थी। ऐसा लगता था औपचारिकता के लिए तीनों टेबल पर बैठे हुए हैं। पम्मी के लड़के की शादी तय हो गई है। चुप्पी तोड़ते हुए सुषमा जी की अशोक से बोली। ये बात किस तरफ जाएगी अशोक अच्छे से जानते थे, इसीलिए केवल हूँ कहकर उन्होंने बात को टाल दिया। हमारे नसीब में तो बहू और पोते का सुख है ही नहीं, सुषमा जी बोली। कम से कम खाना तो खा लेने दो माँ, अजय ने भन्नाते हुए कहा। हाँ खा ले, 60 साल की उम्र में माँ से काम करवाता है, शर्म तो आती नहीं होगी, सुषमा जी बोली। तो कितनी बार बोला कोई बाई रख लो। हाँ क्यों नहीं, तू तो दिन भर ऑफिस में रहता है, एक दिन की गोली खिलाकर हमें मार कर सब लूट कर ले जाएगी। मिश्रा जी का याद है ना, सुषमा जी बोली। तो तुमको बहू चाहिए या फिर काम वाली, अजय ने निवाला वापस थाली में रखते हुए कहा। मुझे भी बहू का सुख चाहिए, पोता पोती चाहिए, इस घर में रौनक चाहिए, सुषमा जी बोली। अजय गुस्से से उठा, कार की चाबी उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। अशोक जी कुछ नहीं बोले। हर दूसरे दिन होने वाले इस कलह से उन्होंने अपना सर खपाना छोड़ दिया था। सुषमा जी आज रोने लगी थी। मत रो सू, मत रो, अशोक जी प्यार से सुषमा जी को सर पे हाथ फेरते हुए बोले। आप ही समझाइए ना उसे, तुम जानती हो वो नहीं मानेगा, फिर भी लौटने दो उसे, आज से आखिरी बार समझाऊंगा, वरना समझ लूंगा कि यही हमारी नियति है, अशोक जी ने सुषमा के कंधे पर हाथ सहलाते हुए कहा। लगभग आधी रात को अजय वापस लौटा। अपनी चाबी से धीरे से गेट खोलकर ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। ड्राइंग रूम की लाइट खुली देख वो वहां चला गया। देखा तो अशोक जी हाथ में शराब का गिलास लिए हुए बहुत धीमी आवाज में रेडियो सुन रहे थे। क्या वो पापा, आप अभी तक जाग रहे हो? अजय बोला। हाँ यार, नींद नहीं आ रही थी, अजय को पास बैठने का इशारा करते हुए अशोक जी बोले। फिर वो एक गिलास उठाकर अजय के लिए पैक बनाने लगे। नहीं पापा, मेरा मन नहीं है। मेरा मन रखने को ही पी लो सरा, अशोक बोला। आप दुनिया के पहले बाप होंगे जो बेटे को दारू पिलाता है, अजय हंसा। वो इसीलिए क्योंकि मैंने तुझे बड़ा होते ही अपना दोस्त माना है, अशोक जी ने चीयर्स करते हुए जैसे कहा। कुछ पुरानी बातें याद करके दोनों बाप बेटे बीच बीच में हंस लेते थे। तेरी माँ बहुत अकेला फील करती है अजय, ये समाज के ताने तो सह लेती है, पर जब तेरी उम्र के किसी लड़के की शादी या बच्चा होते हुए देखती है तो टूट जाती है। क्या उसकी इतनी सी इच्छा है कि तेरा परिवार बच जाए? नाजायज़ है बेटे, अशोक जी बोले। नहीं पापा, पर मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा 6 साल से इस घर में एक मातम सा माहौल है, इस घर को खुशियाँ लौटा दे बेटा। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, ना कभी तुझसे स्कूल में टॉप करने की उम्मीद करी,
तूने जो कहा मैंने तेरे लिए किया। आज अपने इस बाप के लिए इस घर की रौनक लौटा दे बेटा, शादी के लिए हाँ कर दे। अशोक जी ने भिक्षुक के समान दोनों हाथ अजय के सामने जोड़ दिए थे। ये क्या कर रहे हो पापा? अशोक जी के दोनों हाथ अपने हाथ में लेता हुआ अजय बोला। उसकी आंखें नम हो चली थी। ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ, पर शादी बहुत सामान्य तरीके से होनी चाहिए। वो तो ठीक है, पर तुझे लड़की देगा कौन? 35 से ऊपर हो गया है। अशोक जी बोले तो अजय और अशोक दोनों हंस पड़े। कोने में खड़ी सुषमा जी सब सुन रही थी। आज अशोक जी अजय से शादी की बात करने वाले थे तो उन्हें कहाँ नींद आने वाली थी। लड़की की बात करते हैं आप अजय के पापा? 50 लड़कियों की लाइन लगा दो अपने बेटे के लिए। मैं हाथ में चीनी लिए सुषमा जी आई। चल मुंह मीठा कर। चम्मच में चीनी भरकर अजय की तरफ बढ़ाते हुए सुषमा जी बोली, अरे माँ, शराब के ऊपर चीनी खिलाओगे तो कल ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। अजय हंसते हुए बोला। शादी के नाम से ही घर में मुस्कुराहट फैलने लगी थी। अशोक जी और सुषमा जी ने जल्द ही अजय के लिए एक लड़की ढूंढ ली थी। नाम था उसका कीर्ति। अजय बहुत अच्छे पैकेज पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, तो उसके लिए रिश्ता मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कीर्ति सुषमा जी के दूर के रिश्ते में ही थी। सगाई के बाद कीर्ति जब भी अजय को फ़ोन करती तो अजय काम का बहाना बनाकर बात नहीं करता था, और अगर करता भी तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड। कीर्ति ये बात समझ गई थी कि अजय के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर कीर्ति खुद 33 साल की हो गई थी। मुश्किल उसकी शादी तय हुई थी। पिताजी थे नहीं तो पीछे भी नहीं हट सकती थी। शादी के बाद अपने प्यार से वह अजय के दिल में जगह बना लेगी, यही तसल्ली वो खुद को देती रहती थी। खैर, शादी का दिन भी आया। एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से इनकी शादी हो गई। इसके बाद शादी की पहली रात ही अजय काफ़ी लेट आया, ये सोच के कि कीर्ति सो गई होगी। कमरे में जाकर उसने लाइट ऑन करी तो देखा कीर्ति बेड पर ही बैठी हुई है। शादी के कपड़े उतारकर सलवार कुर्ती में थी वो। अजय ने भी बिना कुछ कहे अपने कपड़े चेंज किए और सोफे पर लेटने लगा। आप उससे बहुत प्यार करते थे, मैं मतलब, है ना? कीर्ति ने कहा। अजय कुछ देर चुपचाप रहा, फिर उठा और अपने दोनों हाथों से कीर्ति के हाथ पकड़ लिए। देखो कीर्ति, मैं वादा करता हूँ मैं अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो वक्त यहाँ बिस्तर पर सो जाएंगे तब भी मिल जाएगा, कीर्ति हंसते हुए बोली। अजय अपना तकिया लिए बेड पर उसके बगल में आ गया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। थके होने के कारण जल्दी ही दोनों को नींद भी आ गई। रात को लगभग 3 बजे अजय का फ़ोन बजा। अजय की नींद खुली तो कोई अननोन नंबर था। हेलो हेलो अजय, आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी। हाँ बोल रहा हूँ। जीवन भर का वादा था, 6 साल भी नहीं निभा सके, तुम्हें क्या लगा मैं चली गई? कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अजय बदहवास हो चला। वह कमरे से बाहर निकलकर तेजी से सुषमा जी की तरफ भागा। माँ वो जिंदा है, माँ वो लौट आई है, वो पागलों से चिल्ला रहा था। कीर्ति डर के मारे रोने लगी थी। सुषमा जी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अजय एक ही रट लगाए था, वो लौट आई है, माँ वो लौट आई है। अजय अशोक जी का एक झन्नाटेदार थप्पड़ अजय के गाल पर पड़ा। नलिनी 6 साल पहले मर चुकी है अजय। अजय बेहोश होकर गिर पड़ा। जो भी आपने बताया उससे यही लग रहा है कि अजय के मन में ये बात घर कर चुकी है कि उसने शादी करके नलिनी को धोखा दिया है। ये उसी का नतीजा है कि आज वो इस स्थिति में है। अजय को नींद और एग्जाइटी का एक हाई डोज देते हुए डॉक्टर विनय बोले। तो हम क्या करें सर? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस अजय को कंसल्ट कर सकते हैं। अब जो करना है अजय की विल पावर को ही करना है। अशोक जी डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ने चले गए। इन सब के जिम्मेदार मैं हूँ मम्मी जी, कीर्ति रोते हुए बोली। नहीं बेटा, मुझे लगा था काफ़ी वक्त हो गया है, अजय सब भूल गया होगा, पर मैं ही गलत थी। पर बेटा हिम्मत नहीं हारते, हम दोनों हैं ना अजय को संभालने के लिए, सुषमा जी बोली। सुषमा जी ने कीर्ति को नलिनी के बारे में सब शादी के कुछ दिन पहले ही बता दिया था, पर नलिनी की मौत कैसे हुई थी ये नहीं बताया था। मम्मा एक बात पूछूं, नलिनी की मौत कैसे हुई थी? कुछ देर सुषमा जी चुप रही और फिर सोफे पर बैठ गई। बेटा अगर मैं इसका जवाब अभी ना दूँ तो चलेगा? हाँ मम्मी जी, कोई बात नहीं, जब आपको सही लगे तब बता देना। मम्मी जी एक बात और पूछनी थी,
कल मैंने कमरे में इनकी एक फ़ोटो देखी थी जिसमें ये आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। वो तो ऐसे ही इसे आर्मी में जाने का शौक था तो खिंचवा लेता था। ठीक है मम्मी जी। एक सप्ताह में अजय काफ़ी रिकवर हो गया था। वो नॉर्मली हंस बोल रहा था। कल से मैं ऑफिस जाऊँगा माँ। अजय लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए बोला। ठीक है, ये तो अच्छी बात है बेटा। तभी कीर्ति सबके लिए चाय लेकर आ गई। कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो आप कल और ना चाहते तो 3 दिन का रेस्ट और मिल जाता आपको। अजय को चाय देते हुए कीर्ति बोली। अरे मैं ठीक हूँ, रेस्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे। अजय बोला। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। आज अजय ऑफिस गया था तो कीर्ति अपने कमरे में अकेली थी। एक सप्ताह से अजय लगातार कमरे में रेस्ट कर रहा था तो कीर्ति कमरा ठीक से साफ नहीं कर पाई थी। आज उसने कमरे को सलीके से लगाने का सोचा। कमरा साफ करते वक्त उसे अजय और नलिनी की एक तस्वीर अलमारी से मिली। कीर्ति बहुत देर तक उस तस्वीर को देखती रही। कितनी सुंदर सी नलिनी, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, वो सोचने लगी। अलमारी में एक डायरी भी थी, पर डायरी पढ़ना कीर्ति ने सही नहीं समझा। उसने वो तस्वीर वापस वहीं रखकर कमरा लगाना शुरू कर दिया। शादी के बाद आज पहली बार अजय ऑफिस गया था। दिन भर दोस्तों सहकर्मियों ने बधाई लेने और बातचीत करने में गुजर गया। ऑफिस से निकलते वक्त आज फिर से हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अजय का मन फिर से कॉफ़ी पीने का हो रहा था। वो अपने फेवरेट कैफेटेरिया में चला गया। वेटर को बुलाकर उसने 2 कॉफ़ीज ऑर्डर कर दी। क्या बात है सर, उस दिन एक कॉफ़ी भी नहीं पी पा रहे थे, आज 2 पी रहे हो। तुम ना ज़्यादा होशियारी मत किया करो, मैनेजर को बुलाओ अपने। अजय ने गुस्से में बोला। सॉरी सर, मैं ऑर्डर ले आता हूँ अभी, कहकर वेटर वहाँ से फुर्ती से निकल गया। अजय अपने आप में ही कुछ बुदबुदा रहा था और बीच बीच में हंस भी रहा था। दूर खड़ा वो वेटर ये सब देख रहा था। मुझे तो लग रहा है पागल है। उसने अपने साथी से कहा, अरे हम इससे क्या, जा कॉफ़ी देकर आ, तैयार हो गई। वेटर ने दोनों कॉफ़ी अजय की टेबल पर रख दी और फिर दूर खड़ा होकर सब देखने लगा। अजय ने एक कॉफ़ी सामने की चेयर की तरफ खिसका दी और फिर धीरे धीरे हंस के बीच बीच में बात करता हुआ कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी पीने के बाद अजय ने बिना वेटर को बुलाए पिछली बार की तरह 500 का एक नोट कॉफ़ी के मग के नीचे दबाया और चला गया। बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी है, पर मुझे क्या, इतनी बढ़िया टिप और एक कॉफ़ी फ्री, सोचता हुआ वेटर अजय की टेबल की तरफ गया। ना चाहते हुए भी वेटर की चीख निकल गई जब उसने देखा कि एक नहीं 2 मग खाली थे। रात के 1 बजे कीर्ति की नींद खुल गई। अजय कमरे में नहीं था। कीर्ति को लगा शायद वॉशरूम गया है, पर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब अजय नहीं आया तो कीर्ति उठकर उसे ढूंढने लगी। छत का दरवाज़ा खुला था, ये देखकर वो ऊपर चली गई। वो सीढ़ियों के गेट पर पहुंची ही थी कि उसने अजय को छत पर यहाँ से वहाँ चलते देखा। वह अजय को आवाज़ देने ही वाली थी कि अजय को किसी से बात करता देख वो रुक गई। अजय बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। कीर्ति को वो बातें सुनाई भी नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था अजय स्वयं से बातें कर रहा है। फिर एकदम से अजय रुक गया। कीर्ति को एकदम से पलट के देखा तो कीर्ति सकते में आ गई। अरे वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो वॉक करने आ गया था। अच्छा, कुछ ठीक लगा? अब अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं, कहकर अजय कीर्ति की तरफ आया। छत से उतरते वक्त अजय ने कीर्ति से बचकर छत पर खड़े किसी को बाएं का इशारा किया, पर कीर्ति ने देख लिया था। अरे छत का दरवाज़ा तो खुला ही छूट गया, बंद करके आती हूँ। कमरे में पहुँचते ही कीर्ति बोली, नहीं मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। अजय ने कहा, कब? अभी तुम्हारे सामने ही तो किया था, ध्यान नहीं रहा होगा तुम्हें। थोड़ी देर में अजय सो गया था, पर कीर्ति को नींद नहीं आ रही थी। वो दबे पांव उठी और छत का दरवाज़ा देखने गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। छत का दरवाज़ा केवल बंद ही नहीं था, उस पर ताला भी लगा था। वो इस असमंजस में ही पलटी थी कि सामने अजय था। तुमको क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? अजय ने कहा। नहीं, मैं तो बस पानी लेने आई थी, कहकर कीर्ति किचन की तरफ बढ़ गई। रात्रि की घटना कीर्ति के जहन से निकल नहीं पा रही थी। अगले दिन अजय के ऑफिस जाने के बाद सारी बात उसने सुषमा जी को बताई। पता नहीं बेटी, इस घर को किसकी नज़र लग गई है। सुषमा जी वहीं सोफे पर बैठ गई। क्या हम पंडित जी के पास चले माँ जी? कीर्ति बोली। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी।
पर अजय के पापा को मत बताना, वो इन सब बातों में नहीं मानते। हम कल ही पंडित जी के पास जाएंगे, सुषमा जी ने कहा। अगले दिन कीर्ति और सुषमा जी पुरोहित जी के पास पहुंच गए। सुषमा जी ने सारी बात पंडित जी को बताई। आधी अधूरी बात मत बताइए माँ जी, पूरी बात बताइए। मतलब पंडित जी, मतलब यही कि नलिनी की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी, ये बताइए। उसके बिना मैं नहीं बता पाऊंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। सुषमा जी कुछ देर चुप रही। मुझे माफ़ कर देना कीर्ति बेटा, मैंने तुमसे कुछ चीज़ छुपाई है, पर मेरी मजबूरी थी वो। अभी ये बातें ज़रूरी नहीं है माँ जी। आए पंडित जी जो पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। आप असहज हो तो मैं बाहर चली आती हूँ। नहीं बेटा, तुम कब तक छुपाऊंगी तुमसे? तुम भी सुनो। 6 साल पहले 26/11 का हमला हम सभी इंडियंस पर कहर बन के टूटा था। अजय उस टीम का पार्ट था जो ओबराय होटल में रेस्क्यू के लिए गई थी। मतलब अजय सच में आर्मी में थे? हाँ बेटा, लोगों को टीम ने बचा लिया था, पर अजय को हार्ट पर एक गोली लगी थी और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इतनी जल्दी कोई डोनर मिल नहीं सकता था। हमने तो अजय के बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर क्या माँ जी, नलिनी ने उसी हॉस्पिटल की 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुद की जान दे दी थी ताकि उसका हार्ट अजय को मिल सके। और इत्तेफाक की बात तो ये थी, उसका हार्ट अजय को ट्रांसप्लांटेबल था, यानी ब्लड ग्रुप और अन्य मानक समान थे। ये सुनकर पंडित जी और कीर्ति दोनों के मुंह पर हाथ आ गए थे। पंडित जी कुछ मंत्र बुझाते रहे और आंख बंद किए रहे, और आंखें जब उन्होंने खोली तो उन्होंने कहा, वो लौट आई है। इसका क्या उपाय है पंडित जी? सुषमा जी और कीर्ति एक साथ ही बोले और दोनों थोड़ा घबरा गए थे। बेटा तुम जरा बाहर जाओ, मैं माँ जी से एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ, पंडित जी ने कीर्ति से कहा। और कीर्ति बाहर चली गई। माँ जी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर नलिनी अजय के हत्या से जुड़ी है तो इतने साल बाद क्यों लौटी है, अजय की शादी होने के बाद? पंडित जी ने सुषमा जी से कहा। हाँ पंडित जी, यह बात मुझे भी समझ नहीं आ रही, सुषमा जी अचरज से बोली। कहीं कुछ ऐसा है जो हमसे छुपा हुआ माँ जी? जब तक वो नहीं पता लगेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूं? सुषमा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरे रखिए माँ जी, और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करिए, पंडित जी ने कहा और सुषमा को कुछ बताते चले गए। जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा पंडित जी, कहकर सुषमा जी ने पंडित को धन्यवाद दिया और विदा ली। बेटा मैंने सुयश यानी कीर्ति के भाई को फ़ोन कर दिया है, वो तुम्हें पगफेरे की रस्म के लिए आज घर ले जाएगा, सुषमा जी ने कीर्ति से कहा। पर माँ जी ऐसे मेरा जाना ठीक नहीं रहेगा, कीर्ति बोली। बेटा मैं हूँ यहाँ संभालने के लिए, वैसे भी हफ्ते भर में तो वापस आ जाएगी, समाज के रीति रिवाज निभाना भी तो ज़रूरी है ना। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। शाम को सुयश कीर्ति को ले गया था। कीर्ति को गए हुए 2 दिन बीत गए। पिछले 2 दिनों से सुषमा जी अजय में एक अलग सी बेचैनी देख रही थी। आज तो अजय ने खाना भी नहीं खाया था। अजय बेचैन होकर छत पर यहाँ से वहाँ घूम रहा था। क्या हुआ अजय, 2 दिनों से नलिनी नहीं आई, सुषमा जी ने पीछे से कहा। अजय को काटो तो खून नहीं। तुमको कैसे पता माँ, अजय हकलाता हुआ बोला। माँ होते ही सब जानती हूँ, सुषमा जी ने कहा। कब आएगी माँ वो, क्या वो फिर से चली गई, कहकर अजय सुषमा से लिपट गया और रोने लगा। नहीं मेरे बच्चे, वो आएगी, अभी 1-2 दिन में अगर खाना नहीं खाएगा तो अच्छे से कैसे मिलेगा उससे, चल खाना खा ले, कहकर सुषमा जी अजय को खाना खिलाने ले गई। पंडित जी जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। कीर्ति के जाते ही अजय को नलिनी भी दिखना बंद हो गई। सुषमा जी पंडित जी से बोले। इसका एक ही मतलब माँ जी। क्या? यही कि नलिनी की रूह अजय से नहीं कीर्ति से जुड़ी हुई है। पर यह कैसे संभव है, सुषमा जी एकदम हकलाते हुए बोली। इस प्रश्न का जवाब तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। सुषमा जी अगले 2 दिन तक कीर्ति और नलिनी के बीच कोई लिंक ढूंढती रही, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन कीर्ति के कमरे में उन्हें एक फाइल मिली जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुषमा जी ने सारी बात अशोक जी को बताई। अशोक जी मानना नहीं चाहते थे, पर सब कुछ सुनकर वो फाइल देखकर उनको भी सुषमा जी की बात पर विश्वास हो गया। अगले दिन सिटी हॉस्पिटल में
हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मुखर्जी अशोक जी के सामने थे। देखिए, जो हकीकत है आप हमें साफ बताइए, वरना कोर्ट केस और मेडिकल रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अशोक जी ने सारी बातें बताकर वो फाइल डॉक्टर मुखर्जी को देते हुए कहा। डॉक्टर ने अपना चश्मा उतार लिया। कीर्ति वो आपकी बहू है, तो बस सारी बात आपको बता सकता हूँ। डॉक्टर मुखर्जी ने बताना शुरू करा। उस रात ये बात सही है कि हमें अजय का हार्ट ट्रांसप्लांट करना था, पर क्योंकि गोली सही समय पर निकल गई थी, तो हमारे मुख्य सर्जन ने बहुत सोच विचार करने के बाद ये फैसला किया कि हार्ट ट्रांसप्लांट ना किया जाए, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट में बचने की पॉसिबिलिटी 50% थी और उसी हार्ट में बचने की 80%। तो नलिनी के हार्ट का क्या हुआ? अशोक जी चिल्लाते हुए बोले। उस दिन एक पेशेंट और था जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था, पर कोई डोनर नहीं था। नलिनी का हार्ट ट्रांसप्लांटेबल था। डॉक्टर होने के नाते हमने उस मरीज की जान बचाना ज़रूरी समझा। आप चाहें तो केस कर सकते हैं, पर हमारे साथ साथ आपकी बहू कीर्ति और उसकी माँ भी जेल जाएंगे, क्योंकि वो पेशेंट कीर्ति तिवारी ही थी, यानी कि आपकी बहू। सुषमा जी गश खाकर वहीं गिर पड़ी। अशोक जी और डॉक्टर मुखर्जी उन्हें संभालने के लिए दौड़ पड़े। आज अजय बहुत दिनों के बाद डायरी लिखने बैठा था। जीवन के नियम कायदों से ऊपर है अपनी वफा। साथ तुम्हारे अब रहना है, चाहे कुछ भी हो, नुकसान या नफ़ा। 6 साल बाद उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू करा था। मुझे कुछ ऐसा ही अंदेशा था। पंडित जी ने सारी बात सुनते हुए कहा। पर पंडित जी, इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि अजय की शादी उसी लड़की से हो जिसे नलिनी का हार्ट लगा हो? अशोक जी बोले। इत्तेफाक कुछ नहीं होता महोदय। आपको क्या लगता है कीर्ति में क्या खोट था जो उसका विवाह इतनी लेट से हुआ? अशोक जी चुप हो गए। ये 2 दिनों के प्यार की अवधि है जिसे ऊपर वाला भी कम नहीं कर सकता। फिर हम क्या करें? अब क्या करें पंडित जी? सबसे बड़ी समस्या ये है कि अजय जानता है कि नलिनी जिंदा नहीं है, पर वो उसकी रूह से भी उतना ही प्यार करता है जितना वो नलिनी से करता था। जब तक अजय ये नहीं समझेगा कि नलिनी की मुक्ति में ही उसका असली प्यार है, समस्या वही रहेगी। पंडित जी आगे बोले। तो क्या अजय को समझाने से समस्या समाप्त हो जाएगी? नहीं, अजय तो एक बार समझ जाएगा, पर यही बात नलिनी की रूह को समझाना है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस रूह ने पिछले 6 साल से इंतज़ार किया है। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। पंडित जी बोले। क्या कोई पूजा पाठ से संबंध नहीं है? क्या पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा? सुषमा जी बोली। सब संभव है माँ जी, पर इससे कीर्ति की जान को खतरा है, क्योंकि उसके अंदर नलिनी का दिल है और उस पर पूरा नियंत्रण नलिनी का है, पंडित जी ने कहा। तो हम क्या करें पंडित जी? फिलहाल आप बहुत ही एहतियात से अजय को समझाना शुरू करो, लेकिन याद रहे जब कीर्ति ना हो तभी। माँ, कीर्ति कब लौट रही है? अजय ने खाना खाते हुए पूछा। उसकी बेचैनी देखकर सुषमा जी समझ गई थी कि अजय को एहसास हो चला है कि नलिनी तभी लौटेगी जब कीर्ति आएगी। आ जाएगी बेटा, शादी के बाद पहली बार मायके गई है, कुछ दिन तो लगेंगे। मुझे नहीं पता माँ, कल मैं उसे लेने जा रहा हूँ, अजय ने एक अजीब से लहजे में बोला और उठकर जाने लगा। नलिनी को जाने दे बेटा, उसकी मुक्ति ही तेरा असली प्यार है, सुषमा जी पीछे से बोली। अजय थोड़ी देर खड़ा रहा और बोला, हाँ माँ, वो कुछ दिन में चली जाएगी, हमेशा के लिए। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अजय के उस चेहरे ने सुषमा जी को दहशत में डाल दिया। अगले दिन अजय कीर्ति को लेने चला गया। उसके आते ही सुषमा जी पंडित जी के पास चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा ये खुश होने वाली बात है या नहीं। मुझे ऐसी कोई वस्तु ला कर दो जो अजय और कीर्ति के बहुत करीब हो, पंडित जी ने कहा। ठीक है। अगले दिन वो पुनः पंडित जी के पास गई। ये अजय की डायरी है पंडित जी, इसमें उसने अपनी और कीर्ति की सारी यादें लिख रखी हैं। आज तक मैंने न इसे छुआ है, आज तक मैंने इसे नहीं छुआ, पर जब बात बेटे पर आ गई है तो आज ये भी करना पड़ा, सुषमा जी बोली। पंडित जी ने वो डायरी एक चौखट पर रखी। आपका जवाब इसी डायरी में है माँ जी, कहकर पंडित जी ने जल की कुछ बूंदें उस डायरी पर डाल दी। डायरी का एक पेज खुल गया जिस पर लिखा था, आज से 1 महीने बाद 8 तारीख को मैं और नलिनी
हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये वही दिन है जब हम पहली बार मिले थे। इस सांस्कृतिक जीवन में हम साथ नहीं रह इस संसारिक जीवन में हम साथ नहीं रह सकते, तो क्या हुआ, उस रूह की दुनिया में हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये पढ़कर सुषमा जी रोते हुए पंडित जी के पैरों में गिर पड़ी। कीर्ति लौट आई थी और साथ ही अजय के चेहरे पर एक मुस्कान भी लौट आई थी। माँ, पंडित जी ने क्या उपाय बताया? कीर्ति ने पूछा। सुषमा जी क्या बताती, उनका तो कलेजा फट रहा था। कुछ नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। भगवान का लाख शुक्र है, कीर्ति भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए बोली। रात के 2 बज रहे थे। सुषमा जी को नींद नहीं आ रही थी। वो सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे पता है नलिनी, तुम यहीं कहीं हो, मुझसे बात करो, सुषमा जी बोली। कुछ देर तक वो इस बात को बार बार दोहराती रही, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तुम्हें तुम्हारे और अजय के प्रेम की सौगंध नलिनी, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझसे बात करो, सुषमा जी बेबस होकर बोली। और उसके बाद अचानक से कमरा ठंडा हो गया। सुषमा जी समझ गई कि नलिनी आ गई है। तो यही तुम्हारा प्रेम है ना, कि अपने ही प्रेम की हत्या कर दो, सुषमा जी नलिनी की उपस्थिति का एहसास करते हुए बोली। मेरा प्रेम आप उस समय ना आंक सकी माँ जी, जब मैंने अजय के लिए मौत को गले लगा लिया। एक सर्द आवाज़ सुनाई दी। जिसके लिए मौत को गले लगाया, आज उसे ही मौत दे रही हो, जान सकती हूँ क्यों? सोचा था हमेशा अजय के दिल में उसका दिल बंद कर रहूँगी, पर हकीकत क्या है ये तो आप भी जानती हो। पर इसमें अजय की क्या गलती है? अजय होशी आवाज़ में मेरे साथ जाना चाहता है, मैंने उस पर कोई जादू नहीं किया है, नलिनी बोली। उसके जाने के बाद हम तीनों का क्या होगा बेटा, ये भी तो सोच। कहते हुए सुषमा जी ने हाथ जोड़े। उसके बाद आवाज़ बंद हो गई। बहुत देर तक सुषमा जी के पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। माँ, एक डॉक्यूमेंट से इन पर साइन कर दो। शाम को अजय कुछ पेपर्स लेकर सुषमा जी के पास आया। सुषमा जी ने कागज़ पढ़े तो वो थे इंश्योरेंस के। अजय ने 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवाया था, जिसका अशोक जी, सुषमा जी और कीर्ति को बराबर का नॉमिनी बनाया गया था। कागज़ पढ़ते ही सुषमा जी के आंसू उन पर कागज़ों पर गिरने लगे। क्या हुआ माँ? अजय बोला। तुझे क्या लगता है ये पैसे तेरी कमी पूरी कर देंगे? मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, ये तो बस ज़रूरत है आज के समय की। मैं जानती नहीं क्या कि 8 तारीख को क्या होने वाला है। सुषमा जी ये बोलना चाहती थी, पर उन्हें ऐसा लगा कि उनकी आवाज़ किसी ने पकड़ ली हो। वो चाहकर भी ना बोल पाई। वो समझ गई कि ये नलिनी है। आप समझाए तो शायद नलिनी समझ जाए। अशोक जी प्रकाश जी से, यानी कि नलिनी के पिताजी के सामने हाथ जोड़कर बैठे थे। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, प्रकाश जी बोले। प्रकाश जी नलिनी की मौत का जिम्मेदार अजय को ही मानते थे। कैसी बात कर रहे हो आप? जो नलिनी ने किया वो उसके प्रेम की इंतहा थी, इसमें किसी का क्या कसूर है? आप भी जानते हो कि पिछले 6 सालों से अजय कैसे जी रहा है। हम नलिनी को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। पीछे खड़ी आराधना जी, नलिनी की माँ बोली। अशोक जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया कहा। माँ जी, आजकल मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, कीर्ति ने सुषमा जी से कहा। क्या बेटे पहले कोई दिक्कत थी क्या? सुषमा जी हालांकि जानती थी, उन्होंने फिर भी पूछा। हाँ माँ जी, 6-7 साल पहले बहुत दिक्कत हो गई थी, हार्ट ऑपरेट भी कराना पड़ा था, पर फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद आज इतने सालों बाद उसी स्पॉट पर हल्का दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, दर्द में आराम नहीं होगा तो शाम को डॉक्टर को दिखाने चलेंगे। सुषमा जी दर्द का कारण जानती थी। कीर्ति ने आराम करने को आंखें बंद की तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी आंखों के सामने कोई फिल्म चलने लगी हो। कॉलेज का कोई सीन था। नलिनी, तुमने क्या सोचा है कॉलेज ख़त्म करने के बाद? मैं तो सलून खोल लूँगी। और तुम? मैं CDS का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, अजय बोला। पीछे खड़ी कोई लड़की ये सुन रही थी। कीर्ति ने महसूस किया कि वो लड़की शायद वही थी। हड़बड़ी में उसने आंखें खोली, दौड़ती हुई बाहर आ गई। माँ जी, ये किस कॉलेज में पढ़े हैं? कीर्ति ने पूछा। सेठ विद्यामल से बेटा, सुषमा जी बोल दी। कीर्ति का सर चकरा गया। पंडित जी, भगवान ना करे जो नलिनी चाहती है वैसा हो, पर अगर उसके मुताबिक हुआ तो क्या बच्ची की जान भी जा सकती है? सुषमा जी बोली। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि वो
नलिनी किसी की ओर को हानि पहुंचाएगी। पंडित जी कोई तो उपाय बताइए, सुषमा जी ने कहा। एक उपाय है, कीर्ति को अजय से बहुत दूर भेज दो, पर ऐसा नलिनी नहीं होने देगी, और हो भी गया तो उसमें कीर्ति की जान को खतरा है। पंडित जी बोले, मैं अजय को कुछ नहीं होने दूंगी। सुषमा जी ने एकदम दृढ़ स्वर में बोला। आज कीर्ति जैसे ही सोई वह किसी और की जिंदगी जीने लगी। उसे ऐसा लगा कि कोई फिल्म चल रही है। वह आगे पीछे जाकर देख पा रही थी कि क्या हो रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। पता है आज कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप है, और ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है मालूम है? अजय नलिनी से कैंटीन में बोल रहा था। हाँ कैंप तो है ये तो पता है, पर कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है ये नहीं पता। अरे मेरी मम्मी का एनजीओ नारी, बताया था ना तुमको मेरी मम्मी के बारे में। हाँ बताया तो था, आंटी का कैंप है, मैं भी डोनेट करूँगी। बगल के बेड में लेटे हुए कीर्ति नलिनी को ब्लड डोनेट करते हुए देख रही थी। ये डोनेशन कैंप वाले खून लेकर एक मैंगो फ्रूटी क्यों देते हैं, पता नहीं कहकर अजय ने हंस दिया। अगला दृश्य। वाह बेटा, तेरी और तेरी नलिनी का ब्लड का एक एक पार्टिकल मिलता है। सुषमा जी मजाक में अजय से बोल रहे थे। तुमको कैसे पता माँ? अरे ब्लड बैंक भेजने से पहले ब्लड रिपोर्ट होती है, कहीं कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। मैंने तो बस अपनी बहू की रिपोर्ट चेक कर ली, सुषमा जी बोली तो अजय थोड़ा शर्मा गया। अगला दृश्य। नलिनी तुमने क्या सोचा, कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करोगी? मैंने तो सलून खोलने का सोचा, और तुमने? मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम देने का। अच्छा तो मेरा हीरो देश का हीरो बनकर रहेगा? नलिनी ने अजय के बाजुओं को जोर से दबाकर कहा। हाँ बिल्कुल। अगला दृश्य। कहाँ हो अजय, फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? कब से ट्राई कर रही हूँ। नलिनी बोली, अरे मैं ओबरॉय होटल की रेस्क्यू टीम को लीड कर रहा हूँ, रुको अभी इन आतंकवादियों की चिता जलाकर बात करता हूँ। अजय बोला। आई एम प्राउड ऑफ यू अजय, कहकर नलिनी ने फ़ोन काट दिया। अगला दृश्य। गोली अजय के दिल के बहुत पास लगी है, हार्ट ट्रांसप्लांट ही एक उपाय है, डॉक्टर मुखर्जी बोले। नलिनी, सुषमा जी, अशोक जी और प्रकाश जी और आराधना जी सब वहीं थे। कीर्ति ने चारों तरफ देखा तो उसे अपनी माँ भी बहुत हैरान परेशान थी दिखी। अगला दृश्य। हॉस्पिटल की 13वीं मंजिल थी। नलिनी वहाँ से गिर पड़ी। कीर्ति को सपने में ही पसीने छूट रहे थे, पर यह क्या, नलिनी वहाँ अकेली नहीं थी, वहाँ कोई और भी था। नलिनी के गिरते ही वो शख्स दौड़ता हुआ उसे पार करता हुआ चला गया। कीर्ति जाग गई, उसका गला सूख गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भागती हुई बाहर आई और सामने से सुषमा जी आ रही थी, उनसे लिपट गई। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ, हाँ बेटा क्या हुआ, मैं यहीं हूँ, घबरा मत। माँ उस दिन आप 13वें माले पर क्यों थी? कीर्ति ने कहा तो सुषमा जी का अंग अंग ढीला पड़ गया। सुषमा जी वहीं सोफे पर बैठ गई, वो छत को निहारने लगी। बताइए ना माँ जी, आप वहाँ पर थी या फिर जो मैंने सपना देखा वो गलत था? सुषमा जी कुछ देर चुप रही और फिर पानी का गिलास लेकर 2 बार पानी पीकर सूखे गले को तर किया। नहीं बेटा, जो तुमने देखा वो सही था, मैं उस रात वहीं थी। फिर वो उस रात का सच कीर्ति को बताने लगी। आंटी जी आप हॉस्पिटल के 13वें माले पर जाइए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नलिनी ने सुषमा जी को फ़ोन किया। बेटा अभी हमें कोई हार्ट डोनर ढूंढना है, बहुत जल्दी, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। इतना जल्दी कोई नहीं मिल सकता, आपको ही पता है, पर जो मुझे बात करनी है आपसे, शायद अजय उससे बच जाए। ये बात सुनकर मैं वहाँ चली गई। सुषमा जी ने आगे कहा, आंटी जी मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं वैसे ही महीने या साल की मेहमान हूँ, पर शायद मेरा दिल अजय के काम आ जाए। नलिनी बोली, ये कैसी बात कर रही हो बेटा, बकवास बंद करो। और तुम्हें कब हो गया ट्यूमर? सुषमा जी का कलेजा बैठ गया। ये सब बातें करने का सही समय नहीं आंटी जी, अजय ने बताया था मेरा और अजय का ब्लड कंपोजिशन एक जैसा है, बहुत सारा चांस है कि मेरा हार्ट उसे लग जाएगा। नलिनी आगे बोली। इससे पहले मैं उसे कुछ और समझा पाती, वो पागल वहाँ से कूद गई। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया। पर उसने आपको ही क्यों बुलाया? कीर्ति संशय में बोली। शायद इसीलिए क्योंकि वो जानती थी कि शायद मैं ही हूँ जो उसे मजबूती से ऐसा करने से ना रोकूं, क्योंकि मैं अजय की माँ थी। कहकर सुषमा जी एक उदासीन अवस्था में चली गई। पर माँ, जब नलिनी ने ही अजय को हार्ट दिया है तो उसे परेशान क्यों कर रही है? कीर्ति ने कहा, क्योंकि नलिनी ने जिस मकसद से मौत को गले लगाया था वो हुआ ही नहीं। कहकर सुषमा जी ने डॉक्टर मुखर्जी वाली सारी बात कीर्ति को बता दी। मतलब इस सबकी जिम्मेदार मैं हूँ? नहीं बेटा,
इसमें किसी का क्या कसूर, सब समय का किया हुआ है। सुषमा जी ने उसे छुपाने की कोशिश की थी, पर माँ, कीर्ति तो ब्रेन ट्यूमर से वैसे ही मरने वाली थी। नहीं बेटा, ऑटोप्सी से पता चला था कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ थी। सुषमा जी बोली। एक चुप्पी पसर गई। वो उसे ले जाएगी कहकर सुषमा जी बिलख कर रोने लगी। कौन किसे ले जाएगा? कीर्ति ने विस्मय पूछा। नलिनी अजय को ले जाएगी, सुषमा जी बोली। ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? कीर्ति बोली। सुषमा जी ने कीर्ति को अजय की डायरी उठाकर लाने को कहा। डायरी में अजय ने कुछ नया भी लिखा था, जो इस प्रकार था। प्रिय नलिनी, तुमने तो मुझसे वादा किया था 8 तारीख को तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी। मैं तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था, ये सोचकर कि जीते जी ना सही मरकर हम लोग एक हो जाएंगे। पर अब क्या हुआ तुम्हें? मुझे अपने साथ ले जाने से मना क्यों कर रही हो? चलो, मुझे अपने साथ ना ले चलो, पर तुम 2 दिन से मुझसे मिलने भी नहीं आई हो, इतना बुलाने पर भी। बस एक आवाज़ गूंजी है कि तुम कभी नहीं आओगी। क्या तुम मुझे फिर से छोड़कर चली गई हो? कीर्ति ने इतना पढ़ा तो सुषमा जी का चेहरा खिल उठा, पर कीर्ति आगे पढ़े जा रही थी। तुम्हारा ये कहना है कि मेरे घर वालों और कीर्ति को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर तुम लौटी ही क्यों? मैंने अपने घर वालों के लिए बंदोबस्त कर दिया है और अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। अब जब मुझको मालूम है कि तुम 8 तारीख को नहीं आओगी, तो मैं क्यों रुकूं? मैं 29 तारीख को, यानी जिस दिन तुम मुझसे जुदा हुई थी, उस दिन अपना देह त्याग कर दूंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो तुमसे मेरा मिलन ज़रूर होगा। माँ जी, आज 29 तारीख है और आज घर नहीं लौटे हैं। मैंने कॉल किया तो कहा ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। कितने कहा तो सुषमा जी बेहोश हो गई। सुषमा जी ने अशोक जी को जगाया और स्थिति से अवगत कराया। अशोक जी ने देखा कार वही खड़ी थी। उन्होंने कार उठाई और अजय को ढूंढने निकल गए। एक बाप के चेहरे पर आंसू बहुत कम आते हैं, पर आज अशोक जी के आंसू बह रहे थे। 2 दिन पहले आराधना जी उन्हीं पंडित जी से मिलने गई जिनसे सुषमा जी मिलने गई थी। पंडित जी, मैं नलिनी से बात करना चाहती हूँ। शायद वो मेरे कहने से उस परिवार पर दया कर दे। एक माँ की बात उसकी बेटी ज़रूर सुनेगी। मैं उसे बुलाने की प्रार्थना करता हूँ, पर बहुत मुश्किल है कि वो आए, पंडित जी ने कहा। बहुत प्रार्थना के बाद भी नलिनी नहीं आई। वो नहीं आएगी माँ जी, पर वो यहीं आस पास है। आप जो कहना चाहती हो कह दीजिए, शायद वो सुन ले। मेरी प्यारी बच्ची, तुझे इन सालों में अपनी माँ की याद तो बिल्कुल नहीं आई। तूने अपने प्रेम के लिए जीवन भी त्याग दिया, परंतु अपने माँ बाप के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम उस समय भी स्वार्थी थी और आज भी स्वार्थी हो रही हो। तब तुमने अपना परिवार उजाड़ा था और आज अजय को उजाड़ रही हो। बेटा, प्रेम का सही अर्थ है मुक्ति। माना तेरा दिल अजय पे नहीं है, पर कीर्ति में तो है, जो कि उसकी पत्नी है, उसमें है। तू अजय को मुक्त कर बेटा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। आराधना जी के नेत्र पूरे आंसू से भर चुके थे। कुछ साल पहले। कहाँ थी तुम 2 हफ्ते से? ना कोई कॉल किया, ना कोई मैसेज का रिप्लाई। अजय गुस्से से नलिनी से बोला। वो मेरे दादू नहीं रहे, कहकर नलिनी खिसकने लगी। अजय ने उसे किसी तरीके से चुप कराया। चलो मेरे साथ, बाइक स्टार्ट करते हुए अजय बोला। नलिनी बिना कुछ बोले उसके साथ बाइक पर बैठ गई। लगभग आधे घंटे में अजय एक पहाड़ी पर था। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? जब भी मैं दुखी होता हूँ यहीं पर आता हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अजय ने उन पहाड़ों और हरियाली को देखते हुए कहा। नलिनी को भी वो वातावरण अच्छा लग रहा था। हम दोनों अक्सर ही खाली वक्त में उन पहाड़ियों पर चले जाते थे। दोनों ने वहीं साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी। अजय आज फिर से उन्हीं पहाड़ियों पर था, आंखों से पहले अपने आंसू पोंछता और फिर नलिनी के साथ बिताए हुए पलों को याद करता। इस जहां में ना सही, उस जहां में सही, मोहब्बत इस जिस्म की मोहताज है नहीं, कहकर अजय ने उस पहाड़ी से छलांग लगा दी। उसे नलिनी के साथ बिताए एक एक पल याद आ रहे थे। उसके चेहरे पर तनिक भी शिकन ना थी, बल्कि एक खुशी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत समय बाद भी उसे किसी चोट या दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसने आंखें खोली तो वह अधर हवा में लटका हुआ था। मत करो नलिनी ऐसा, वो चीख पड़ी। पर वह धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर उठने लगा। वह पुनः पहाड़ी पर पहुंच गया। अजय ने वापस कूदने की कोशिश करी, पर पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया और उसने पीछे देखा तो पीछे नलिनी खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे मरने से पहले देखा था। तुम क्यों वापस आई? बड़ी मुश्किल से खुद को ज़रा सा संभाला था। अब जब तुमसे मिलने की उम्मीद है तो क्यों रोक रही हो? नहीं अजय,
तब मैंने जो स्वार्थी होकर किया था, आज तुम भी वही कर रहे हो। तब मैंने अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा, आज तुम भी नहीं सोच रहे हो। क्या कर नलिनी ने अपनी उंगलियों से अजय की आंखें बंद कर दी। अजय को घर में रोती बिलखती कीर्ति और माँ दिखाई दी, और फिर अशोक जी दिखाई दिए, जो सड़कों पर बेतहाशा पागलों जैसे अजय को ढूंढ रहे थे। अपने पापा को पहली बार अजय ने रोते हुए देखा। अजय वहीं टीले पर उदासीन सा बैठ गया। अजय, कीर्ति के अंदर मेरा दिल है, कीर्ति के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, नलिनी ने बोला। अजय उठा और उसे जोर से गले लगा दिया। अजय को महसूस हुआ कि नलिनी जैसे कहीं खोती जा रही थी। जब उसने आँख खोली तो देखा कि नलिनी की रूह धीरे धीरे इस दुनिया को छोड़ रही है। अजय बेतहाशा उसके पीछे भागा। उसके जिस्म ने उसका हाथ छोड़ दिया, वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तुझे पा लिया या खो दिया, इस बात पर दिल रो दिया कि चाह कर भी तू ना आ सके, तू वक्त है गुजरा हुआ। तुझे रख लिया इन यादों में, एक फूल सी किताबों में, इस दिल में तू रहेगा सदा और महकेगा इन सांसों में। अजय के बेहोश हो चुके लब ये लाइंस बुदबुदा रहे थे। 2 दिन बाद अजय की हॉस्पिटल में बेहोशी टूटी। सामने माँ, कीर्ति और अशोक जी थे। अजय को होश आते ही सुषमा जी रोने लगी। माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, अजय ने सुषमा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप जीवन में पहली बार रोए, मुझे माफ़ कर दो पापा। कोई बात नहीं बेटा, ये सब बातें बाद में। कुछ टाइम बाद सभी लोग घर आ गए। 3 साल बाद। बधाई हो, आपको बेटी हुई है। डॉक्टर ने ओटी से निकलकर अजय को खुशखबरी दी। और कीर्ति भी ठीक है ना? हाँ, जच्चा बच्चा दोनों अच्छे हैं, आप जाकर उनसे मिल सकते हो। अजय जाकर कीर्ति का हाथ पकड़कर उसका हाल लेने लगा। सुषमा जी ने बच्ची को उठाया और बोली, वो लौट आई है। पर इस बार ऐसा कहने में उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि खुशी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में सही में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपके लाइक और व्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं अभिषेक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।